हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट। तो हमने साइंस की जो बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी, उसका पहला चैप्टर जीवन की उत्पत्ति हम पढ़ रहे थे। उसे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज इसमें श्वेत जननवाद का डिस्कशन आपके सामने करेंगे कि कैसे हुआ। तो श्वेत जननवाद की जो बात थी वो ये थी कि हमारे विद्वान जो अरस्तु थे, उन्होंने कहा कि ये जो जीवन की उत्पत्ति है ये कुछ ऐसे हुई कि जैसे धूल कण से मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ, ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ से बालू से मछलियाँ स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसा सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसा कैसे हो सकता है ऐसा। तो 2000 वर्षों तक यह संकल्पना जीवन की उत्पत्ति के वाद विवाद में चलती रही। फिर कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोग किए, और जिनमें से दो प्रयोग हमारे सामने हैं। वो कुछ इस तरह हैं कि वॉन हेलमेंट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने श्वेत जननवाद का समर्थन किया और उनके प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि पसीने से भीगा हुआ कपड़ा तथा उसमें गेहूं की बालियां रखने से 21 दिनों तक उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा उनका मानना था। जबकि दूसरे प्रयोग में उन्होंने कुछ ईंटों के बीच में तुलसी को रखा और उन्हें धूप में रखने से उनमें बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये उनके दो प्रयोग थे। दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे फ्रांसिस्को रेडी, और फ्रांसिस्को रेडी ने अपने प्रयोगों में जो बताया वो ऐसे कुछ बताया कि उन्होंने 3 बोतल ली थी। सिंपल सी आपको मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। उन्होंने 3 बोतल ली और उन बोतलों में उन्होंने एक उबला हुआ मांस जो था उसे डाल दिया, तीनों बोतलों में अलग अलग। और एक बोतल को उन्होंने कॉर्क से बंद किया, दूसरी बोतल को उन्होंने कपड़े से बंद किया, और जो तीसरी बोतल थी उसको उन्होंने खुला छोड़ दिया। और जब उन्होंने कुछ दिन बाद उन बोतलों को देखा तो जो बंद बोतल थी उसमें कुछ भी कीट उत्पन्न नहीं हुए, और जो कपड़े से ढकी हुई बोतल थी उसमें कीट तो उत्पन्न हुए लेकिन वो जीवित नहीं रह पाए। जबकि जो खुली बोतल थी उसमें जीव उत्पन्न हो गए और वो जीवित भी रहे। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि मांस से लार्वा यानी कि कीट समय उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उन पर अगर कोई बाहरी कीट जैसे मक्खियाँ वगैरह उन पर अंडे दें, यानी कि मांस पर अंडे दें, तो ही ऐसा संभव हो पाता है। ये फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये जीव जननवाद, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। यह सिद्धांत श्वेत जननवाद का विरोध करता है और उसके ही विरोध में विकसित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जो सजीव है उनकी उत्पत्ति केवल सजीव से ही संभव है। मतलब जो हमारे सजीव हैं उनसे ही सजीव उत्पन्न हो सकते हैं, निर्जीव से नहीं। तो यह संकल्पना रुडोल्फ विर्चो ने 1858 में दी थी। उसके बाद हमारे अगले विद्वान लुई पाश्चर, उन्होंने 1864 में कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने हंस की गर्दन का एक फ्लास्क लिया और उन फ्लास्कों में कुछ इस प्रकार धूल, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकते थे। वो इस प्रकार के उन्होंने बनाए गए थे उनके द्वारा। तो लुई पास्चर ने मांस के 100 रुपये को उबालकर उसे जीवाणु विहीन कर लिया। मतलब उसमें कोई भी जीवाणु नहीं था, सारे जीवाणु उसमें से नष्ट कर दिए गए। तो जब ऐसा किया उन्होंने, और उन्होंने भी यही काम किया कि कुछ फ्लास्कों को मुंह बंद कर दिया और कुछ फ्लास्कों का मुंह खुला छोड़ दिया। तो कुछ दिनों पश्चात जब फ्लास्कों का परीक्षण किया उन्होंने, तो उन्होंने ये पाया कि जो फ्लास्क बंद थे उनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई, और जो फ्लास्क खुले थे उनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। तो यहाँ भी यही प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि सजीवों की उत्पत्ति केवल सजीवों से ही संभव है, निर्जीवों से नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य प्रयोग भी सिद्ध किए कि वायु जीवों की वृद्धि नहीं करती। मतलब हवा में जो विद्यमान
मधुमक्खियाँ या कुछ ऐसे कीट हैं वही जीवों की उत्पत्ति करती हैं, जबकि हवा नहीं करती उस चीज़ को। तो सजीवों से ही संभव है सजीवों की उत्पत्ति। अगला है ब्रह्मांडवाद। ये कॉस्मोलॉजिक थ्योरी कुछ बताती है भी कि साइंटिस्ट थे जो रिएक्टर तो रिएक्टर ने वर्ष 1865 में ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया, और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई, बल्कि कहाँ हुई? ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों के साधारण कणों एवं बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर आए। जो ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों से साधारण कण व बीजाणु थे वो पृथ्वी पर आए और जीवों की उत्पत्ति हुई उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि वैज्ञानिक हेल्मोज 1884 में उन्होंने एक अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर जो गिरते उल्का पिंड के साथ जो गिरते उल्के पिंड थे उनके साथ जीव द्रव्य किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पहुंचे, तब जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन अलग अलग मत थे, अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग साइंटिस्टों के। ऐसे ही नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री अर्हेनियस ने वर्ष 1980 में यह विचार प्रस्तुत किया कि जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त तथा उनके बीजाणु एक स्थान से अन्य स्थानों तक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। मतलब कि ब्रह्मांड में जो भी बीजाणु हैं वो एक स्थान से अन्य स्थान तक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जीवों की उत्पत्ति हुई। अगला सिद्धांत था रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद। इसके अकॉर्डिंग जो जैव रसायनविद थे हमारे AI ओपेरिन, इन्होंने वर्ष 1924 में कुछ जीवों की उत्पत्ति के विषय में परिकल्पना प्रस्तुत की, और इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी कुछ इन्होंने डिस्कस किया है। वो कुछ ऐसा है, इन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति मूल अथवा आदि रस में कार्बन आधारित अणुओं के कर्मिक रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप हुई है। मतलब जो कार्बनिक क्रियाएं हैं, कुछ कार्बनिक रासायनिक क्रियाएं हैं, उनके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई है। और इसी समय एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी JBS होल्डन ने भी इसका समर्थन किया। इसलिए इस संकल्पना को ओपेरिन होल्डन संकल्पना कहा जाता है। और इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं इस संकल्पना के कि पृथ्वी का वातावरण अपने विकास के प्रारंभिक चरण में अपचायक था, अथवा इसमें ऋण आवेशों का आधिक्य था तथा मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में जो पृथ्वी का वातावरण था उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाले तो बहुत थे, लेकिन मुक्त जो ऑक्सीजन को छोड़ने वाले या ऑक्सीजन का उत्पादन करने वालों की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी उस टाइम पर। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा के किसी बाह्य स्रोत, पराबैंगनी प्रकाश अथवा तड़ित, इसका मतलब है जैसे सूर्य का प्रकाश और जो हमारी आकाशीय बिजली होती है, कि उसकी उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हुआ। मतलब सरल कार्बनिक यौगिक वहाँ से बने, उनका निर्माण हुआ। तो सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य भी कुछ अभिक्रियाएं हुई, और इन अभिक्रियाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। और ये जटिल यौगिक क्या थे? जैसे अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, मीथेन, शर्करा और प्यूरिन आदि। ये हमारे जो अमीनो अम्ल है, वसीय अम्ल है, मीथेन, ये हमारे क्या थे? जटिल यौगिक थे। कार्बनिक यौगिकों के मध्य जब अभिक्रियाएं हुई तब ये उत्पन्न हुए। और जीव द्रव्य के निर्माण में इन कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो जीव द्रव्य का निर्माण की स्थिति जो बनी थी वो इनका इम्पोर्टेंट रोल है उसमें, इसलिए ये जीवन की उत्पत्ति का आधार बने। तो चलिए आगे। कार्बनिक यौगिकों के संयोजन से इन यौगिकों के बहुलक का निर्माण हुआ। इनके भी बहुलक बने, जो ये हमारे यौगिक हैं, जैसे अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, मीथेन, शर्करा आदि, इनके भी बहुलक बने। जैसे शर्करा से स्टार्च बना यानी कि मंड, और ग्लाइकोजन से सेल्यूलोज, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल ETC, ये चीज़ें हमारी सेल्यूलोज से बनी। अमीनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों की परस्पर अभिक्रिया से न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण हुआ। मतलब अमीनो अम्ल प्लस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, इनकी सबकी अभिक्रिया हुई और हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण हुआ। और न्यूक्लियो प्रोटीन्स में श्वेत द्विगुण का गुण होता है, इसलिए इनसे नील हरित शैवाल के समान प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। ये प्रारंभिक जीव प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुई। इसके साथ ही वायुमंडल में उपस्थित मीथेन एवं अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व जल का निर्माण हुआ। कहने का मतलब यह है कि ये जीव जो थे नील हरित शैवाल के समान जो प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई, इसमें स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुई। और इसके साथ ही वायुमंडल में उपस्थित मीथेन, अमोनिया
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व जल, इनका सबका निर्माण हुआ। तो हर्लेन के अनुसार प्रारंभिक जलीय वातावरण यानी कि जैसे समुद्र ने एक वृहद रासायनिक प्रयोगशाला, मतलब बहुत बड़ी एक प्रयोगशाला के रूप में ही काम किया इन्होंने, जो हमारा समुद्र था, जैसे सागर बड़े बड़े, जिसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी थी उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, पराबैंगनी विकिरण के संयोजन से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जबकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, पराबैंगनी विकिरण, इन सब के अभिक्रिया से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे जैसे ही ये जो हमारा सागर यानी कि समुद्र था, इसमें टेम्परेचर बढ़ता चला गया, जिससे कार्बनिक एकलकों यानी कि ऑर्गेनिक मोनोमर्स एवं बहुलकों और पॉलीमर्स, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई और इनका घनत्व बढ़ता गया। तो इनका घनत्व जैसे बढ़ता गया, चलिए आगे देखते हैं। तो जब घनत्व बढ़ता चला गया उनका, तो क्या हुआ कि एकलकों और बहुलकों के समूह में लिपिड यानी कि लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ, तथा बाद में विकास के क्रम ने प्रथम जीवित कोशिकाओं को जन्म दिया। मतलब कहने का यह है कि हॉल्डेन की जो कल्पना थी, उसके अकॉर्डिंग जो एकल एवं बहुलक के समूह में लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ, और बाद में कोशिकाओं का, जीवित कोशिका का। जैसे लिपिड होते गए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं आज। लिपिड क्या है? हमारे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से निर्मित वह पदार्थ है जो जल में क्या है? एबिले, वो जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है, तथा एल्कोहल और ईथर में घुलनशील है, विले हैं, सोल्यूबल है। तो लिपिड सजीव कोशिकाओं का महत्वपूर्ण तत्व है। लिपिड के अंतर्गत वसी अम्ल, तेल, मोम, स्टेरोल, ट्राइग्लिसराइड को सम्मिलित किया जाता है। मेनली वसी अम्ल, तेल, मोम वगैरह, ये हमारे क्या है? लिपिड्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड्स पादप एवं जंतु कोशिकाओं के प्रमुख संरचनात्मक घटक हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ये हमारी पादप एवं जंतु कोशिकाओं के प्रमुख संरचनात्मक घटक हैं। ये होंगे तो हमारी कोशिकाओं में वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं। कुछ प्रयोग हैं, जैसे मिलर उरे के प्रयोग, ये आपके बीईओ एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो अभी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये प्रयोग पूछ लिया जाता है। जैसे मिलर उरे का प्रयोग, इसमें क्या हुआ कि वर्ष 1953 में हेराल्ड उरे तथा उनके शिष्य स्टेनल मिलर ने ओपरेन हॉल्डेन की संरचना के परीक्षण के लिए कुछ प्रयोग किए। उन्होंने एक फ्लास्क में जल, मीथेन, अमोनिया, मतलब जल, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिए, और पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण के समान इन्होंने एक वातावरण क्रिएट कर दिया, और उसमें विद्युत धारा लगातार प्रवाह की, मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाह कर दी, और उच्च ऊर्जा प्रवाहित करने पर एक सप्ताह बाद मिलर ने पाया कि फ्लास्कों में उपस्थित अमोनिया और मीथेन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपभोग हो चुकी है, मतलब वो कन्वर्ट हो चुकी है किसमें? जिसके फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का निर्माण हुआ। मतलब यहाँ से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का निर्माण पता चलता है, और जल में एक गहरे रंग के पदार्थ का एकत्रण हो गया था। तो इसी प्रयोग से उत्पन्न कुछ पदार्थों की पहचान नहीं की जा सकी, परंतु यह निश्चित हो गया कि कार्बनिक बहुलकों का उपस्थिति इसमें थी, ठीक है। जलीय विलयन का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि इसमें विभिन्न अमीनो अम्ल, उनके वसीय अम्लों और हाइड्रोक्सी अम्ल एवं एमाइड उत्पादों की उपस्थिति थी। इसमें मतलब विभिन्न अमीनो अम्ल, उनके वसीय अम्ल और हाइड्रोक्सी अम्ल, एमाइडों की उपस्थिति थी। लास्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन की क्रांति, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस वीडियो को। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऑक्सीजन क्रांति, संपूर्ण ऑक्सीजन क्रांति का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों द्वारा ही किया जाता है। इसका देखो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो पहले हमारे प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव थे, उनके थ्रू क्या हो रहा था? हमारा ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो रही थी। लेकिन विकास के लंबे कालखंड में, यानी कि बहुत लंबे पीरियड में, प्रकाश संश्लेषी जीवों के द्वारा मुक्त की गई ऑक्सीजन से संपूर्ण वातावरण, जो प्रारंभ में अपचयक था, मतलब जो ग्रहण करता था, जो प्रारंभ में ऑक्सीजन को ग्रहण करता था, वो अब ऑक्सीकारक बन गया। तो वातावरण में, प्रकृति में ऑक्सीजन के द्वारा किए गए इस परिवर्तन को ऑक्सीजन क्रांति कहा जाता है। मतलब जो चीज़ें कभी ऑक्सीजन ग्रहण करती थी,
ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करती थी, वो भी अब ऑक्सीजन को मुक्त करने लगी। इसे ही ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम आपके सामने लाएंगे।